पहले आप समझ लें मैं क्या कर रहा हूं और उसके बाद फिर आप करिएगा, उतारिएगा। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ऑप्टिमैलिटी ऑफ कंज्यूमर। अभी कुछ नहीं तो मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे आपके पास। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको सीखते हैं। अच्छा बेटा कोई बात, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है उसके बजट पर और बेटा उसकी प्रेफरेंसेस पर, ठीक है। सो उसके बजट पर और उसके प्रेफरेंसेस पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, आप एक गाड़ी लेने चाहते हैं, आपका बजट है से 20 लाख रुपीज, तो 20 लाख रुपीज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सो आप कौन सा पिक करेंगे? यू विल एंड अप विद वन पर्टिकुलर कार एंड दैट शुड डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस। पर इफ यू प्रेफर अ कार से व्हिच कॉस्ट से 50 लाख रुपीज बट यू हैव गॉट अ बजट ऑफ 20 lakh rupees, then obviously even though you have a preference for that particular car, but I'm afraid you will not be able to have that car. So you need to have a combination. While talking about consumer optimality, that combination has to be of a budget and the preference. अब एक एक करके हम सीखते हैं बजट को कैसे डील करना है और प्रेफरेंस को हमने आईसी के साथ डील किया था, उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाएंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिक एग्जाम्पल से आपको सिखाना चाहूंगा। सपोज एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 5 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 10 रुपीज है। तो ध्यान से सीखिएगा, काफी इसमें स्मॉल एलिमेंट्स है जो आपके एमसीक्यू क्रैक करने में हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये पूरा सिर्फ गुड 1 ही लेता व्यक्ति तो ही विल एंड अप विद 20 यूनिट्स। अगर सिर्फ गुड 2 लेते हैं तो ही इज गोना एंड अप विद 10 यूनिट्स। आई डोंट से एनी लीमेंट्स इन दैट, आई थिंक ये सबको परफेक्टली क्लियर है। इसके बेसिस पर अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस 10 and I'm so sorry 20 and ठीक मेरे बच्चों। पर आपको ये समझना होगा ये एक्सट्रीम्स है। Why they called extremes? Because इसमें या तो आप गुड 1 ले लो या तो खाली गुड 2, but in reality as a rational consumer you would like to have both the goods together. उसके दो केसेस है बच्चों। एक केस है P1x1 plus P2x2 is equal to n। बेटा if I write like this और मैं कैसे एक इमेजिनरी डेटा ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 into 4 10 into 8 is equal to 100 bucks। बच्चों इसको आपने बोलना है बजट लाइन। क्या बोलना है बच्चों? बजट लाइन। और एक ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है P1x1 plus P2x2 लेस देन और इक्वल टू है। इसको कहते हैं बच्चों बजट सेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब बजट लाइन की मैं बात करूं डायग्रामेटिकली इट इज KB, और जब बजट सेट की बात करूं तो डायग्रामेटिकली इट इज AOB मेरा बच्चा, ट्रायंगल मेरा बच्चा। ठीक है, अब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन आप तो फिर भी बीकॉम के बच्चे हो, आपका इकोस मेन पेपर नहीं होता। हम इकोनॉमिक्स के बच्चों से भी जब पूछते हैं, जब थर्ड सेमेस्टर में वो आते हैं 90% को आंसर ही नहीं पता होता इकोनॉमिक्स करते हुए, तो आपको तो हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ही देंगे। वो क्या क्वेश्चन है? अगर मैं आप सभी से बोलूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो आप सब लोग एक ही सुन में बोलोगे -px/py। यहां तक तो बात सही है, बट आई एम अफ्रेड वी डोंट नो व्हाई। आप कहोगे नहीं मुझे पता है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो जो आंसर आप दोगे बता दूं आपके मन में क्या है आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -px/py, बता दूं आपके मन में क्या आंसर है। बोलो चला जाऊं आपके दिमाग में, जाऊं? चलो, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोमिनेंटली 4 आंसर्स आपको मिलते हैं बच्चों से। पहला, सर इट इज द विलिंगनेस ऑफ द मार्केट टू ट्रेड, या इट इज द रेट एट विच मार्केट वांट्स टू ट्रेड यू फॉर वन गुड फॉर द अदर। बिल्कुल सही है, बट इससे क्या लॉजिक है? कुछ लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, सर इट इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर द अदर। ठीक है, मगर इसका क्या लेना देना? जो दिल्ली का बच्चा है वो एक और टर्म बोलता है, सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो भाई इसका इससे क्या लेना देना? फिर चौथा भी आंसर आता है बच्चों का। बच्चे कहते हैं सर इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग वन गुड फॉर द अदर। ये चारों बहुत अच्छे आंसर हैं, मगर आई एम अफ्रेड दीज आर डिस्क्रिप्शंस, दीज आर नॉट एक्सप्लेनेशंस। मुझे आपको ये सिखाना है ये होता क्यों है ऐसा। करें प्रूफ करें कि स्लोप ऑफ बजट लाइन -p/py क्यों होते हैं। रट्टा लगा के ज्यादा दूर नहीं उड़ानी चाहिए हमारी। आइए आपको लॉजिक सिखाते हैं। आई एम गोना टीच यू हाउ टू डिराइव दिस।
आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इट इज P1 x1 P2 x2 इज इक्वल टू n, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू n, एंड मेरे बेटा मैं यहां लिख देता हूं 5 into 4 10 into 8 is equal to 100, 5 into 4 plus 10 into 8 is equal to 100। अब बच्चों इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। Now somehow this guy doesn't feel happy with this current allocation। मैंने बोला क्या हुआ? कहता है ये जो गुड एक्स है ना, गुड एक्स, मैंने कहा हाँ। कहता है ये जो है ये पेप्सी है, मैंने बोला अच्छा ठीक है। और कहता है जो ये गुड है ये पिज्जा है, ठीक है। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है? तो कहता है मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको पिज्जा कर देते हैं, महंगा कौन सा है? अच्छा पिज्जा ही महंगा है, ठीक है ये पेप्सी करते हैं। मैंने कहा दिक्कत क्या है? कहता है आप मेरे को कितने पिज्जा दे रहे हो? 4, और पेप्सी कितनी है? 8। कहता है आई डोंट वांट दिस एलोकेशन। मैंने कहा फिर क्या चाहिए? कहता है मुझे 2 यूनिट एक्स्ट्रा दे दो पेप्सी के। मैंने कहा 2 एक्स्ट्रा पेप्सी? ऑलरेडी तो तू 8 पेप्सी पी रहा है। कहता है मेरी मर्जी, मेरे को 2 एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप बताइए एक पेप्सी कितने की? 5 रुपीज। इसको कितने एक्स्ट्रा चाहिए? कितने पैसे चाहिए? तो 10 कहां से है? दूसरा गुड कम करके। दूसरा गुड कौन सा है? पिज्जा कितने का? तो क्या मैं कह सकता he should be doing something like this? 1 unit of pizza should be sacrificed because तभी 10 रुपए आप पाएंगे। इसको मैं लिख देता हूं P1 x1 plus delta x1 P2 x2 plus delta x2 is equal to n, and that my dear friends can be regarded as equation 2. I think we can do that. अब अगर मैं आपसे बोलूं subtracting 1 from 2, you will be left with this. One from 2. If you subtract, if you still don't find it comfortable, I can use numbers. If you were to solve it like this, delta x2 upon delta x1, don't you think you are bound to end up with this? तो मैं आपके डेफिनेशन बोल देता हूं जो आप कहते हो एमआरई के लिए या इसके लिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए। आप कहते हो इट इज द रेट एट व्हिच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वन गुड फॉर दी, दैट्स इक्वल टू माइनस P1 अपॉन 5। सो नाउ यू नो कि ये कैसे बनता है। क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं गाइस। अब अगर हम आपसे कहें कि ये बजट लाइन आपकी, दोबारा हमने कोई लिया 10 और 20, और अब हम आपसे कहते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया, ठीक है ना। एंड ये आप लोग फॉर्म तक हो जाओगे, यार कम तो आते तो बहुत आसान है। आप पता है क्या बोलोगे कि ये बजट लाइन ऐसे हो जाएगी, ये बोलोगे ना, यस और नो? प्रॉब्लम पता है क्या? मैं जब आपसे पूछूंगा ना इसको कहते क्या है, तो आप बोलोगे बजट लाइन पाइवोट करके, या आप बोलोगे बजट लाइन रोटेट करके, या आप बोलोगे बजट लाइन शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस हो गई। मुझे तीनों में से किसी में दिक्कत नहीं है। पाइवोशन वर्ड भी ठीक है, रोटेशन वर्ड भी ठीक है, शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस भी वर्ड ठीक है, पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो टर्म यूज करनी है वो है बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। बच्चा कहता है मैं नहीं करता यूज। मैंने कहा भाई प्लीज कर ले, मैं कहता हूँ। कहता है हम अपने माँ बाप की नहीं मानते, आप कौन? फिर मैंने कहा भाई किताब में लिखा है मान ले। कहते कौन सी किताब में लिखी? मैंने कहा ये वाली। किताब फाड़ दी। कहते हम नहीं मानते, पढ़ाई तो ऐसे ही होती है। ये 12वीं क्लास छोड़ी ना, टीचर ने हमें सीबीएसई से चिट्ठी आई है यही लिखना है आंसर, और आप आगे बातों में हाँ भाई चिट्ठी आई होगी सीबीएसई, इनको यार स्पेशल चिट्ठियां। भाई साहब लॉजिक अगर है तो ही बात बनेगी। तो मैं अब आपको आपके कंफर्ट जोन से हटा रहा हूं। आपने कहा मैं इसको पाइवोशन बोलना चाहूंगी, रोटेशन बोलना चाहूंगी, शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस बोलना चाहूंगी। मैंने कहा ये सब ठीक है, पर तेरे को क्या बोलना है? फ्लैट। आपने कहा क्यों? मैं भी बताता हूं क्यों। उससे पहले एक केस और, ये बजट लाइन ए बी,
और अब मैं आपसे कहता हूँ प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया। अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ जाएगा तो डायग्रामेटिकली ऐसा दिखेगा, इसको भी फ्लैटर ही कहेंगे। फ्लैटर का मतलब होता है जब कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल सेगमेंट वर्टिकल से ज्यादा हो जाए। आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल, वर्टिकल से अपना हॉरिजॉन्टल बढ़ गया। इधर देखिए ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल, ये सेम रहा, वर्टिकल कम हो गया जब हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिवली वर्टिकल से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लैट। क्या आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसका रीजन बता रहा हूं आपको, मैं क्यों टर्म बोलने को कह रहा हूं। अच्छा अब मैं एक केस देता हूं, ये बजट लाइन ए बी, ये बजट लाइन ए बी, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया। अब आप बताओगे प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो ऐसा दिखेगा, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कम हो गया, राइट। और अगर मैं तुमसे कहूं प्राइस ऑफ वाई कम हो गया तो ऐसा दिखेगा। इसको कहेंगे बच्चों दोनों केस में बजट लाइन बिकमिंग स्टीपर। ठीक है, अब तक ये जवाब नहीं दिया मैंने कि मैं इसको आपको क्यों फोर्स कर रहा हूं फ्लैटर स्टीपर बनाने को, वो मैं आ रहा हूं उस पर अभी। अब अगला केस, ये बजट लाइन दी हुई है ए बी, ये बजट लाइन दी हुई है ए बी, और मैं तुमसे कहता हूं कि इनकम बढ़ गई। अब बताओ अगर इनकम बढ़ गई राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां कहता हूं इनकम बढ़ गई तो ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप शिफ्ट ही बोलोगे, राइट पर लेफ्ट पर शिफ्ट। चलो भाई केस करते हैं। गुड वन का प्राइस डबल हो गया और गुड टू का प्राइस ट्रिपल हो गया। गुड वन का प्राइस डबल हो गया और गुड टू का प्राइस ट्रिपल हो गया। मुझे बताइए बजट लाइन पर क्या फर्क पड़ता। ये बजट लाइन होती है, आई थिंक आपका जवाब होता सर ऐसे हो जाएगी अब बजट लाइन। बताइए सही कर रहा हूं मैं? अगर मैं आपसे कहता डायग्रामेटिकली इसको दिखा दो तो आप कहते कि सर डायग्रामेटिकली ये ऐसे दिखेगा, गुड टू ज्यादा महंगा है, गुड वन कम महंगा, गुड वन डबल हुआ और गुड टू ट्रिपल हुआ। जायज बात, देख लो आराम से बेटा, देख गुड वन डबल हुआ और गुड टू ट्रिपल। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मैं डेटा के साथ प्रूव कर देता हूं। बेटा देखो 10 20, ठीक है। गुड टू कितने पे गया था बच्चा 5। अगर ये डबल हो जाए तो आप 10 यूनिट्स ले पाओगे और गुड टू ट्रिपल हो जाए तो आप 3.3 ले पाओगे। क्लियर? अब मैं आता हूं मुद्दे पर। ये जो चेंज आया है आप इसको क्या बोलोगे, बजट लाइन पाइवोट हो गई है? नहीं, पाइवोट तो एक एक्सिस पर होती है। आप क्या बोलोगे, बजट लाइन रोटेट हो गई है? शिफ्ट अलोंग एक्स या वाई एक्सिस, दोनों में शिफ्ट हो रही है। और आप पैरेलल शिफ्ट भी नहीं बोल सकते इसको, तो आपके पास कोई शब्द ही नहीं है इसको बताने के। यहां पर अब आपकी हेल्प करता हूं, इसको आप बोलेंगे बजट लाइन बिकमिंग फ्लैटर। हॉरिजॉन्टल ज्यादा, वर्टिकल। सो माय मोटो वाज कि आपको फ्लैटर स्टीपर टर्म्स आ जाए, बिकॉज अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है, से गुड एक्स में चेंज आ रहा है, गुड वाई में चेंज आ रहा है, तो भी आप फ्लैटर स्टीपर से बता सकते हो। और अगर दोनों वेरिएबल्स चेंज हो गए तो भी आप फ्लैटर स्टीपर से बता सकते हो। Whereas ये जो ऊपर के तीन टर्म्स है, पाइवोट, शिफ्ट, रोटेशन, शिफ्ट along x axis, they are good as long as there is a change in only one variable. अब एक से ज्यादा भी वेरिएबल में चेंज आएगा तो मैं नाम ही नहीं बता देगा और आपका एमसीक्यू आएगा, वो जरूर फ्लैटर स्टीपर से लड़ाई करवाएगा आपको। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता यू विल फेल। तो कीप दैट हैंडी, दीज आर हैंडीज कि पाइवोट और शिफ्ट में जाता है, पाइवोट शिफ्ट में जाता है, रोटेशन में जाता है, शिफ्ट along x axis। बट अलॉन्ग दोस आपको ये भी याद रखना होगा कि इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर। फ्लैटर का जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ज्यादा है, स्टीपर कब जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से ज्यादा। क्या सभी लोग पक्का? ऑल योर्स टाइम।
वो भी लिखते हैं, भी तो लिख सकते हो, लिख लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी टेबल को मिटाना होगा, फिर मैं आगे चल आप तो आगे से बच्चों अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमल चॉइस की हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे आगे इसका टॉपिक। बेटे आईटीडीएस को छोड़ के देखिए। सबसे पहले ये है आपकी बजट लाइन ए बी, इस पे हमने डिफरेंस मैप बना लिया, इट्स लाइक IC1, IC2, IC3, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ C D E F, बताइए किस पे इक्विलिब्रियम? Why not F? F तो हाईएस्ट का है, you can't afford. What about C and D? लोअर सैटिस्फैक्शन। ये ऑप्टिमलिटी है। अब इस ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या है, इसको हम बोलते हैं IC is tangent to budget line. In other words, slope of IC is equal to slope of budget line. Slope of IC is MRS, slope of budget line minus BX upon T, minus and इग्नोर कर सकते, ठीक है, क्योंकि MRS में नेगेटिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैं इसमें एक और टर्म ऐड कर रहा हूँ जो एक्चुअली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए होती है, बट फिर भी आपको वो आनी चाहिए। एमआरएस होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। इसी को मेरे बच्चों एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू ऑफ वाई भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका एक्चुअल लॉजिक आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उसके लिए यूटिलिटी फंक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे और डिफरेंशिएशन यूज करनी पड़ेगी। बट फिर उसके लिए मैं आपके पास ज्यादा जहां सुई की जरूरत है वहां मैं तलवार भी चलाऊंगा। इसका मैं बहुत अच्छा जुगाड़ बताऊंगा आपको। अभी आप कार्डिनल अप्रोच कर रहे हो, जब आप ऑर्डिनल अप्रोच कर रहे हो, जब आप कार्डिनल अप्रोच करोगे तो मैं उसी के फॉर्मूले से ये बिल्ड कर दूंगा विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। लेकिन अगर अभी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लास में होते या आप एमकॉम से में होते तो मैं यही चीज आपको डिफरेंशिएशन से सिखा रहा हूं। उसके लिए दिस कंसेप्ट वुड हैव बीन अ वास्ट वन। मैं फिर आपके लिए यूटिलिटी फंक्शंस बनाता, डिफरेंशिएशन सिखाता, mu बताता इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tu और फिर पूरी डिफरेंशिएशन से बनता है। बट अभी हमें उसकी आवश्यकता है, अभी हमें सिर्फ टर्म्स याद रखने आते हैं। अब मेरे बच्चों उतारना नहीं है पहले सीखो। अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज एवरीबॉडी फोकस। आप बहुत ही शानदार चीज सीखेंगे। ये है आपका बजट लाइन ए बी IC1 E1 X1 AB, budget line IC1 E1 X1 Y1 Y1, budget line AB IC1 E1 X1 Y1। आई थिंक आप देख रहे होंगे यहाँ तक सेम ये तीनों। अब मेरे बच्चों इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लो। ये है X1, ये है प्राइस ऑफ गुड वन, माइंडेड प्राइस ऑफ गुड एक्स या गुड वन, ये है क्वांटिटी ऑफ गुड वन। यहाँ पे ऑब्वियसली गुड वन और गुड टू ही थे बेटा। सेम चीज मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दैट्स गुड वन बेटा, दैट्स प्राइस। यहाँ पे भी सेम चीज दिखा रहे हैं बच्चों, दैट्स प्राइस एंड दैट्स गुड वन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? थिंग्स लुक फाइन, क्लियर? एंड नाउ सी द मैजिक। अब अगर मैं आपसे बोलूं प्राइस ऑफ गुड वन हैज फॉलन, प्राइस ऑफ गुड वन गिर गया, डोंट यू थिंक डायग्रामेटिकली बजट लाइन फ्लैटर बन जाएगी? बोलो बच्चों, क्लियर? नाउ सी द मैजिक। आपको बड़ा ध्यान से सीखना होगा जो मैं सिखा रहा हूं। यहां पर आ गया ये व्यक्ति, ई कंज्यूमर। इस वाले केस में ये व्यक्ति यहां आ गए। अब मुझे बताओ, do you find any difference in these two panels? What? Okay. और कुछ? Quantity. एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो आप।
यहाँ पे x भी बड़ा और यहाँ पे x बड़ा और y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करना है इस टॉपिक को। उसको मैं सिखा उससे पहले एक बात तो तय है कि गुड 1 का प्राइस गिरा और गुड 1 की डिमांड बढ़ी। सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट्स डिमांड कर्व। इधर भी प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। Cool? But this one shows income effect is dominating. इसका मतलब क्या है हम आपको बताते, ये दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। मतलब बताता हूं बच्चों, इनकम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। देखिए इसको कहते हैं, कैसे समझे, हम प्राइस इफेक्ट को स्प्लिट करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में। प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट, तो उसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। सो मेरा बच्चा मैं आपको दोनों का मतलब बता रहा हूं। मैं लिख रहा हूं व्हेन प्राइस फॉल्स the real income or purchasing power, the real income increases, ठीक है, of the consumer. Don't you think he feels more richer and would want to spread his richness over both goods? प्राइस गिरा, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गया, आपके रियल इनकम बढ़ गई। डोंट यू थिंक यू फील मोर रिच, क्योंकि मेरे को पैसे ज्यादा बच रहे हैं। सो इफ यू आर रिच एंड बोथ द गुड्स आर नॉर्मल, और आपने पढ़ा है नॉर्मल गुड क्या होता है, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। सो इन दैट सेंस यू वुड वांट टू स्प्रेड योर रिचनेस ओवर बोथ द नॉर्मल गुड्स, दैट्स व्हाई इसकी भी डिमांड बढ़ी और इसकी भी डिमांड। कूल। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, इट बिकम्स cheaper in comparison to good Y. Therefore, demand of X rises and demand of Y. X सस्ता हो गया है तो Y की कंपैरिजन में X ज्यादा खरीदा जाएगा, क्योंकि Y कंपैरेटिवली आपको ज्यादा वैल्यू देगा, X ज्यादा, और Y जो है वो महंगा हो गया और वो फिर उसकी डिमांड। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा इसके बेसिस पर, ध्यान लगाना सर। ये लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये लिख रहा हूं इनकम इफेक्ट, ये लिख रहा हूं गुड एक्स, ये लिख रहा हूं गुड वाई। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी। इनकम इफेक्ट भी क्या कहता है, गुड एक्स की डिमांड बढ़ेगी, चाहे कोई भी इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट क्या है, मतलब डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा, गुड वाई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, डिमांड, और इनकम इफेक्ट क्या कहता है, डिमांड। तो इसका जो फाइनल आउटकम होगा दैट्स एम्बिगुअस। बच्चा कहता है व्हाई एम्बिगुअस, बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल डोमिनेट और इनकम इफेक्ट। इफ इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स तो गुड वाई की डिमांड बढ़ेगी, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स देन गुड वाई की डिमांड कम। सो व्हाट वी नो इज कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, व्हाट वी नो इज अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, व्हाट वी डोंट नो इज कि इनमें से कौन सा एक्चुअली में डोमिनेट करेगा, वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के ऊपर। क्या? अब आपको सिखाते हैं अ केस ऑफ गिफिन गुड्स। आज आप सिर्फ ये सीखोगे गिफिन गुड क्या होता है, वो जो आपने रट रखा है। अगली क्लास में आपको अनलिश करके देंगे कि गिफिन गुड बनता कैसे। आपको अगर आपसे हम गिफिन गुड पूछेंगे तो आप हमें सिर्फ दो चीजें चिपकाओगे। सर गिफिन गुड स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड होते हैं जिसमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड कम। बेटे ये 12वीं क्लास के बच्चों को भी पता, इसके अलावा कुछ पता है तेरे को? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पता, तो फिर तेरे को कुछ नहीं पता गिफिन गुड के बारे में। आज हम तेरे को सिर्फ डिस्क्रिप्शन देंगे क्योंकि अभी हम टॉपिक्स पे नहीं जा रहे। फिर अगली क्लास में तू अनलीश करेगा वन हेक ऑफ अ टॉपिक। अगर वो तू सीख गया तो फिर लाइफ लॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कॉन्सेप्ट तेरा कहीं नहीं जाता। आइए हम उस तरफ अभी ना जाके आज सिर्फ छोटी सी बात सीख रहे, अगर प्राइस फॉल होगा बजट एंड फ्लैटर हो जाएगी। अब गिफिन गुड क्या कहता है, प्राइस कम तो डिमांड कम कम कम। डायरेक्ट दिखाता, डायरेक्ट दिखाता है प्राइस कम डिमांड कम। अब आप बताओ अगर प्राइस कम हो गया डिमांड कम तो पीछे आ जाओगे ना। बोलो बच्चों, अब आप बताओ प्राइस कम डिमांड कम तो डिमांड कम, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना बच्चों। सो पेपर में आपको एमसीक्यू आ सकता है कि किस में डिमांड और अपवर्ड स्लोपिंग होता है,
नॉर्मल गुड में, इंफीरियर गुड में या गिफिन गुड में या एनी ऑफ द अबव, तो आपने कहते हैं गिफिन। इंफीरियर में नहीं होता, वो आप सभी सीखोगे जब आप उसके डिलीट करोगे। ठीक है, श्योर, उतारिए बोलो। बिल्कुल मिलेंगे। एक्चुअली मनीष सर ने कहा आपको एक पूरी किताब ही बना के दे देंगे, तो अगली क्लास में पूरी बुक ही दे देंगे। मैं पहले सोचा था चैप्टर वाइज ही बता लीजिए, उसमें हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी होंगे और टेनियर नहीं होगा ऑब्वियसली, टेनियर के अलग रहेंगे एमसीक्यू, टेनियर के अलावा एमसीक्यू अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। बता लीजिए। Yeah, sure, ma'am. This one. When price falls, the real income increases. He becomes the consumer. He feels more richer and would want to spread his richness over both the goods. दोनों गुड की डिमांड बढ़ाएगी। Want to spread his richness over both the goods. Yes, ma'am. Sure, मेरा बच्चा। देखिए यहाँ पे गुड एक्स का प्राइस गिरा है। गुड एक्स का प्राइस गिरा है। प्राइस गिरा मेरा बच्चा, वो गुड वाई है, इट्स नॉट प्राइस। ये गुड एक्स रियल में नहीं, गुड एक्स गुड वाई है। यहाँ पे गुड वन है और प्राइस और गुड वन है। ठीक है, ऊपर तो दोनों ही गुड्स है मेरा बेटा, यहाँ पे गुड और प्राइस है। नो, गुड वन एंड प्राइस ऑफ गुड वन। You can't relate price of good to with quantity of good. तो लीजिए बच्चे, आपको एमकॉम में भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने क्लास लेवल पे इसको अच्छे से सीख लेते हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। When price of X falls, it becomes cheaper in comparison to good while therefore demand of X rises and demand of Y falls. In comparison to good part. तो ये दोनों ही फर्स्ट जो है नॉर्मल गुड के केसेस है। प्राइस गिरने पे नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पर ये आपको देखना पड़ेगा अगर इनकम इफेक्ट कंसिडरेशन में तो डिमांड कम बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा वाई की डिमांड बढ़ेगी, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी क्योंकि एक तो आप एक्स की डिमांड बढ़ाओगे और वाई की डिमांड कम कर दोगे, तो वो पैसा जो बचेगा वो भी आप एक्स में लगाना पड़ेगा। इसलिए हमने ऊपर यहाँ लिखा भी आपके लिए गुड एक्स, जो कि हमें दोनों नॉर्मल है वैसे तो। गुड एक्स सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी डिमांड बढ़ाएगा, इनकम की वजह से भी, और ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी। बट गुड वाई अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम इफेक्ट होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो नेट में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा वेदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज डोमिनेटिंग और द इनकम इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। ये था
इस पे दोनों में इफेक्ट आया था, इनकम इफेक्ट और सब्सिक्वेंट इफेक्ट वाले इसकी वजह से फिर गुड्स एक्स की ज्यादा कंज्यूम करना। नहीं, ये तो मैं लिख देता हूँ आप पे, ये तो प्राइमरली बेटा ये हम दिखा रहे हैं इनकम इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आप एक्स की डिमांड बढ़ा रहे हो, वाई की डिमांड कम कर रहे हो। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इन फुल स्विंग। यहाँ पे एक्स की भी डिमांड बढ़ रही है, वाई की भी डिमांड बढ़ रही है, तो इनकम इफेक्ट इज इन फुल स्विंग। दोनों एक साथ नहीं दिखाया हमने, ये अलग और वो अलग दिखाया। जब आप वो इसका डीकंपोजिशन सीखोगे वो गिव इनपुट सीखने के लिए, तब हम दोनों को मर्ज करेंगे आपके। तो आपको क्लियर है यहां तक सबको? तो जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा एडवांस लेवल है, अगली 2 क्लासें भी आपको काफी भारी भरकम लगेगी, लेकिन मैं जान के आपको इससे शुरू कर रहा हूं ताकि बाद में आसान लगे। रादर देन मैं वहां से शुरू कर देता, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है बेटा, एक्सपेंशन इंक्रीज ये होता है, और आप बड़े खुश, अरे वाह ये तो हम यू ही कर लेंगे, और फिर जब ये चीज आती है तो आप ढेर, आप उल्टा जा रहे हो, पहले मुश्किल चीज कर रहे हो, फिर आसान चीज तो आप किलोमीटर दोगे, काफी कम टाइम में ज्यादा खींच सकते हो फिर आप। सो बोलिए यहाँ तो क्लियर है सबको? तो अब आपने सीख लिया आईसी क्या होता है, आईसी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आईसी के एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, बजट सेट बजट लाइन क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नॉर्मली कैसे देखा जाता है, और डिमांड पर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड और गिवन गुड कैसे देखे जाते हैं। इन केस किसी भी क्लास में से तो वो बाहर से एक बार रिसेप्शन से पता कर लें कि रिकॉर्डेड का कैसे रहेगा, आप वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं लेक्चर, और फिर डाउट भी ले सकते हैं हमसे। आपको अगली क्लास नेक्स्ट वीक ही मिलेगी, हम कोशिश करेंगे, विनती करेंगे सर से कि नेक्स्ट वीक में आपकी 2 क्लासेस ले लूं, और एक क्लास में इसका बचा हुआ मैं निपटाऊंगा, और एक क्लास में बुक से पढ़ाऊंगा आपने पूरी, तो उसमें हम काफी खींच लेंगे कंज्यूमर थ्योरी। बुक से ना फटाफट आपके पास लिटरेचर होगा तो ज्यादा हैंडी रहता है पढ़ना उससे। ठीक है गाइस? सो अब आपकी आई थिंक एमएमए की क्लास होगी, स्टार्स की क्लास होगी मनीष सर के सर। जब मर्जी रखो जी, कितने से कितने बजे वहां पे? तो हम कोशिश करेंगे 2 बजे रख दें यहाँ पे, ठीक है, वो हम एक बार बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आज आपने इतना ही पढ़ना है, अब आपकी दूसरी क्लास रहेगी, और मेरी नेक्स्ट क्लास आपको मैसेज आएगा यहाँ से। जी श्योर। इकोनॉमिक गुड बोलते हैं जो पॉजिटिव यूटिलिटी है, इकोनॉमिक बैड बोलते हैं जो नेगेटिव यूटिलिटी है, मतलब आपको वो यूज करके मजा ना आए। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन अगर हम एक गुड माने तो इट्स इकोनॉमिक बैड, बिकॉज अगर आप पॉल्यूशन को कंज्यूम करते हैं इट्स नॉट अ हैप्पी फीलिंग, so that's economic bad। जैसा आपने कर्व में बताया ना आईसी, देखिए अगर यहाँ पे इकोनॉमिक गुड है और यहाँ पे बैड है, और आपका ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप दोनों को बढ़ा दो, गुड भी बढ़ा दो बैड भी बढ़ा दो, तो आपकी सेटिस्फेक्शन तो सेम ही रहेगी ना, इसलिए ये आईसी बनता है, क्योंकि आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो क्या दिखाते हैं, सेम सेटिस्फैक्शन। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बनाया, क्योंकि गुड भी बढ़ा और तो इसलिए आपको। गाइस मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास।